वेलकम एवरीवन। Django रेस्ट फ्रेमवर्क विद जेन एआई के कोर्स में आप सबका स्वागत है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी लैंग्वेज या फ्रेमवर्क को सीख तो लिए हैं, ट्यूटोरियल के सारे वीडियोस भी देख लिए हैं, प्रोजेक्ट भी कर लिया है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करते हो या कोई न्यू फीचर ऐड करते हो तो आपको फिर से किसी वीडियो की जरूरत पड़ जाती है और आप वीडियो या कोई ट्यूटोरियल ढूंढने लग जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब आप वो सीख ही चुके हैं तो फिर आप बीच में फंस कैसे जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीखने के टाइम पे जो एक दो छोटे मोटे प्रोजेक्ट आपको बताए गए हैं, आपको सिखाए गए हैं, उसी के अराउंड आप चीजें कर पा रहे हो, लेकिन उससे अलग जैसे ही कोई रिक्वायरमेंट आ रही है या फीचर ऐड हो रहा है, आप जाकर के आगे फंस जा रहे हो। और अगर इसका जवाब हाँ है तो क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि ऐसा क्यों होता है? शायद आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अरे, मैंने तो जो प्रोजेक्ट सीखा है या जिस प्रोजेक्ट पे मैंने वो ट्यूटोरियल की चीजों को प्रैक्टिस किया है उसका रिक्वायरमेंट काफी अलग था और रियल वर्ल्ड में क्लाइंट के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट काफी अलग होती है, इसलिए मैं फंस जाता हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपने जो चीजें सीखी है या फिर जो आपको सिखाई गई है वो बिल्कुल हाई लेवल पे सिखाया गया है। आपको दो चार चीजें बता दिया गया है, क्यों से ज्यादा फोकस हाउ पे, मतलब कैसे पे किया गया है कि किसी चीज को कैसे यूज करना है, एक क्लास को कैसे यूज करना है, एक फंक्शन को कैसे यूज करना है, पर किसी ने भी ये शायद ही सिखाया होगा कि उसको क्यों यूज करना है, उसका अल्टरनेट तरीका क्या हो सकता है। किसी भी टेक्नोलॉजी या फील्ड के कोर कॉन्सेप्ट को सिर्फ हाई लेवल पे सीख करके आप हायर सैलरी या फिर हायर पोजीशन को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे काम कर सकते हैं। कोडिंग और टेक के करियर में हम किसी क्लासेस को या किसी फंक्शन को या किसी भी लाइन ऑफ कोड को क्यों यूज कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर हम उसकी जगह कोई अल्टरनेट तरीका यूज कर रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो सारी चीजें पता होना जरूरी है। हमारे इस चैनल के हर वीडियो पे फोकस इस चीज पे ज्यादा होगा कि जो कोड हम लिख रहे हैं, जो भी चीजें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके पीछे का हमें रीजन पता हो। ठीक है, हम एक एक टॉपिक को अच्छे से सीखेंगे और उस टॉपिक को ऐसे देखेंगे कि उस चीज को हमें दोबारा अलग से सीखने की जरूरत ना पड़े। आप जब यहाँ से कोई टॉपिक को सीखोगे तो आपको किसी इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट उस टॉपिक के ऊपर तो अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए जब हम चीजों को डीपली सीखते हैं तो उसको टाइम देना पड़ता है। और मैं चाहूँ तो जल्दी जल्दी से एक दो प्रोजेक्ट बना करके आपके लिए एक वीडियो रेडी कर सकता हूँ, और उससे सिर्फ आपको ये लगेगा कि आप सीख लियो, पर जब आप रियल वर्ल्ड में उतरोगे आप फिर से फंस जाओ। Django रेस्ट फ्रेमवर्क विथ जेन एआई के इस प्लेलिस्ट में हम सारे टॉपिक के कोर कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल टॉपिक्स रीजन के साथ सीखेंगे और समझेंगे। हम इस प्लेलिस्ट में Django के बेसिक्स, एडवांस और रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के साथ खुद का एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जिसमें आजकल के सबसे हॉट टॉपिक जेन एआई का भी हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम जल्दी से क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस प्लेलिस्ट में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। हम शुरू के दो सेशन में हमारा जो पूरा फोकस है वो Django बेसिक्स पे और एपीआई के कोर फंडामेंटल्स के ऊपर होगा, और फिर आगे जा करके हम Django रेस्ट फ्रेमवर्क पे स्विच करेंगे, जिसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो बेसिक से लेकर के एडवांस टॉपिक, जैसे कि ऑल टाइप ऑफ वैलिडेशन, एडवांस सीरियलाइजेशन, कस्टम वैलिडेशन एंड फील्ड्स, थ्रॉटलिंग, कस्टम ऑथेंटिकेशन, व्यू सेट्स, custom permission, filtering, content negotiation, API versioning, caching, signals, background tasks, integration with salary and Redis database। इन सारी चीजों का इंटीग्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में, टॉपिक्स को सीखने के साथ साथ। ये सारा प्रोजेक्ट बनने के बाद हम इसका इंटीग्रेशन जो है वो जेन एआई के चीजों के साथ करेंगे, जिसमें हम लैंगचेन वगैरह या फिर जो भी हॉट टॉपिक अभी चल रहा है जेन एआई का उसका हम यूज करेंगे और इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। ओके, हमारा ये पूरा प्लेलिस्ट हिंदी में और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और डीप कॉन्सेप्ट्स के साथ। बीच बीच में मैं आपको इंटरव्यू की चीजें भी बताऊंगा ताकि आपको इंटरव्यू के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत ना पड़े। और ये जो टॉपिक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप किसी हायर पोजीशन के लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में या फिर हायर पैकेजेस के लिए अप्लाई करते हो। ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक्स एटलीस्ट आपको आना चाहिए। जो भी चीजें मैं इस प्लेलिस्ट में कवर करूंगा बिल्कुल स्क्रैच से, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको अभी फिलहाल बहुत ज्यादा या बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस टॉपिक का, जो भी टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से हम धीरे 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 समझेंगे चीजों को और आगे बढ़े। ओके, तो बहुत हुआ इंट्रो, तो चलिए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट सेशन पे। तो ये हमारे फर्स्ट वीडियो के टॉपिक्स है, जिसके इसमें हम ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल चीजों पे फोकस करेंगे और ये पूरा थ्योरी बेस्ड ही होने वाला है। लगभग जो भी टॉपिक्स आप देख पा रहे हो इसके हम कोर और फाउंडेशन लेवल चीजों को समझेंगे, ताकि जब हम आगे जा करके चीजों को एक्सपांड करें, बड़ा करें, कॉम्प्लेक्स टास्क को
हम इम्प्लीमेंट करें तब हमें बेस चीजें पता हो और हम इजिली उसको कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम जैंगो से। तो जैंगो क्या है? जैंगो एक पाइथन का फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप चाय बनाते हो, चाय बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको गैस ऑन करना पड़ता है, आपको उसके ऊपर एक कुछ कंटेनर रखना पड़ेगा जिसको आप पानी डालोगे, दूध डालोगे, शक्कर डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, ये सारी चीजें डालने के बाद आप वेट करोगे उसका बनने का। ठीक है, और उसके बाद आपका चाय जो है वो बन करके रेडी होता है, उसको आप फिर छानोगे और फिर उसको आप सर्व करोगे। पर अगर इसी चीज को हम ऑटोमेट कर दें, या फिर एग्जाम्पल हमारे पास कोई चाय बनाने वाली मशीन है जिसके अंदर हम सिर्फ शक्कर, चाय पत्ती वगैरह ये सब डालें और वो ऑटोमेटिक हमें बना करके दे दे और उस चाय को हम पी सके, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम एक फ्रेमवर्क की तरह देख सकते हैं। ऐसे ही जेंगो क्या करता है कि एक फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है पाइथन पे। पाइथन की लाइब्रेरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो भी फाइल्स लिखी गई है ये पूरे पाइथन पे लिखी गई है। तो फॉर एग्जांपल जेंगो की अगर नहीं होता तो क्या होता? तो फॉर एग्जांपल अगर हम प्योर पाइथन पे अगर कोई वेब डेवलपमेंट का कोई टास्क कर रहे हैं या कोई वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें अपने बैकएंड का लॉजिक लिख रहे हैं, उसमें अपने सर्विसेज का लॉजिक लिख रहे हैं, तो क्या होगा कि हमें बहुत सारी चीजें जो है स्क्रैच से लिखनी पड़ेगी, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट को मेंटेन करना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन करना। इसीलिए जेंगो क्या करता है, ये एक फ्रेमवर्क की तरह है जो वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज होता है और इसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी काफी सारे फीचर है जो इनबिल्ड मिलते हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन मिलता है, सेशन मैकेनिज्म मिलता है, हमें खुद का एक एडमिन डैशबोर्ड बना करके मिलता है। ये सब चीजों के लिए हमें अलग से कोड नहीं लिखना पड़ता और हम डायरेक्ट जेंगो को यूज कर सकते हो। अगर वेब डेवलपमेंट का कोई भी काम करना है हमें तो जेंगो आप यूज कर सकते हो। अगर आप खुद से लिखने जाओगे तो आपको सारी चीजें स्क्रैच से लिखनी पड़ेगी। अभी क्या कि देखिए, जेंगो की ना दो टीम थी, दो टीम है, सॉरी। उन्होंने क्या किया कि जेंगो जो है इसको सिर्फ वेब डेवलपमेंट के पर्पस के लिए बनाया है। उसमें आप वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन वगैरह जो भी है, ये सारी चीजों को आप डेवलप कर सकते हो। आप HTML पेजेस को UI साइड पे भेज सकते हो और इसके अलावा जो भी कंटेंट है जो आप सर्वर से क्लाइंट पे या क्लाइंट से सर्वर पे आप मंगाते हो उसको आप जेंगो में हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद का कोई API बनाना है तो उसमें जो फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, उसके लिए जो हेल्प होना चाहिए, वो हमें जेंगो फुल फ्लेज में प्रोवाइड नहीं करता है। आप जेंगो में भी APIs बना सकते हो लेकिन काफी डिफिकल्टीज आएगी। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे हमारे अगले सेशन से, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सारी चीजें जब आप कोर और बिना जेंगो के करते हो, ठीक है, या फिर आप सिर्फ जेंगो में करते हो, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को यूज नहीं करते हो, तो काफी सारी दिक्कतें आती है। तो दो टीम थी, एक टीम ने सिर्फ जेंगो को बनाया, उन्होंने वेब एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट पे फोकस किया, और रेस्ट API या API क्रिएशन के लिए जो भी फीचर चाहिए या फिर जो भी हेल्प चाहिए वो दूसरी टीम द्वारा बनाई गई। इसीलिए जब आप जेंगो का कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो या स्क्रैच से बनाते हो तो उसके अंदर जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो है ये पैकेज नहीं आता है, इसे हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। आई होप कि आपको जेंगो समझ में आया। तो हम चलते हैं API के बारे में एंड टाइप्स ऑफ API। ठीक है, तो API क्या होता है? तो आपको पता होगा कि जब हम बात कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन की या वेब डेवलपमेंट की, तो क्या होता है कि हमारे पास एक जो है, ये सॉरी मेरी ड्राइंग काफी खराब है, और हमारे पास जो है एक क्लाइंट होता है और एक हमारे पास सर्वर होता है। क्लाइंट क्या करता है, कोई रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और जो भी रिक्वेस्ट आया है उसके बेसिस पे सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है क्लाइंट को। ऐसी चीजें होती है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये सर्वर टू क्लाइंट के बीच में होता है। अब हो सकता है कि हमने जो एप्लीकेशन बनाया है वो एप्लीकेशन जावा में लिखा गया है, जावा में लिखा गया, और हम जिस ऐप को यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक ऐप है मेक माई ट्रिप का, जो हमारा एक ऐप है, पर अगर हमें रेलवे का टिकट बुक करना है तो हम मेक माई ट्रिप से भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट रेलवे के साइट से भी कर सकते हैं, हम किसी और वेबसाइट से भी कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ये सारी चीजें कनेक्ट कहाँ होती है? एक ही सर्वर पे, राइट, सेम सर्वर पे कनेक्ट होती है। लेकिन इस सर्वर के अराउंड काफी अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन हो सकते हैं। ये एक आपका मोबाइल ऐप हो सकता है, ये आपका एक डेस्कटॉप ऐप हो सकता है, ये आपका कोई और वेब ऐप हो सकता है। लेकिन इन सबको कनेक्ट हम किससे कर रहे हैं? एक ही सर्वर से कनेक्ट। तो इनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है, इन सबके बीच में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वो लैंग्वेज होता है जेसन में, JSON, जेसन फॉर्मेट। ठीक है, इस फॉर्मेट में होता है। इसके अलावा XML फॉर्मेट भी एक होता है, XML, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे जो अलग अलग एप्स है, इसको इस सर्वर से बात करने के लिए या फिर जो हमारा सर्वर साइड में जो भी लॉजिक है उसको यूज करने के लिए कैसे यूज कर सकते? तो क्या होता है कि एक API डेवलप किया जाता है। API मतलब जैसे हम HTTPS www.google.com लेते हैं और इसके आगे हो सकता है कुछ स्लैश हो, सपोज कि हमारा है प्रोडक्ट करके है। तो ये एक API की तरह हो गया, जिसको यूज करके
जो अलग अलग एप्लीकेशन है, जैसे ये एप्लीकेशन है या ये एप्लीकेशन है, इसको हिट करते हैं इस एपीआई, इस तरीके के लिंक्स हो या एपीआई बोलो, और वहां से ये सर्वर को एक्सेस कर वहां पे जो भी डेटा है। अब हो सकता है कि हर एक एप्लीकेशन का ऑथेंटिकेशन जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग हो। यहाँ पे हो सकता है आप गूगल से ऑथेंटिकेट कर रहे हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट रजिस्टर करके आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो, लेकिन जब मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो एपीआई के थ्रू ही होता है, और जो लैंग्वेज यूज होता है वो जेसन लैंग्वेज यूज होता है और एक्सएमएल लैंग्वेज यूज होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक सर्वर है, एग्जांपल हमारे पास एक आईआरसीटी इंडियन रेलवे का एक सर्वर है, उसके ऊपर उस सर्वर को अलग अलग एप्स यूज करती है, अलग अलग वेब एप्लीकेशन यूज करती है, उनसे बात करती है कि भाई कितना सीट बचा हुआ है, कितने लोग बाकी हैं, कितना वेटिंग लिस्ट है, तत्काल का स्टेटस क्या है। पर ये जो सारे एप्स है ये कैसे बात करते हैं उस एक ही सर्वर से? सर्वर तो एक ही है, अलग अलग सर्वर तो बनेगा नहीं हर एक एप्लीकेशन के लिए। तो जो बात करने के लिए जो एंट्री पॉइंट दिया गया है कि भाई ये एक मैं वॉचमैन खड़ा कर रहा हूँ अपने गेट पे, तुम इससे ये सारी चीजें पूछ लेना। तो सपोज ये हमारा एक इंडियन रेलवे का एक सर्वर है, ये उसका एक वॉचमैन है, और ये दुनिया भर के एप्लीकेशन। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये जितने भी एप्लीकेशन है तुम ये सब जो है ये इसको पूछ लेना, और ये मेरे पास से इंफॉर्मेशन निकाल के तुमको दे देगा वापस। और ये जो वॉचमैन है, ठीक है, इसको हम एपीआई बोलते हैं। आई होप कि आपको ये एक लॉजिक समझ में आ रहा है। अभी आगे जा करके हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एपीआई क्या होता है, पर अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट में बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप बताइए, ताकि मैं आगे के वीडियोस में उन सारी चीजों को क्लियर कर सकूं। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एपीआई की, तो हमारे पास जो टाइप्स है वो है प्राइवेट, पार्टनर और पब्लिक। ठीक है, एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइवेट में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने कुछ एपीआई बना के रखे जो उनके इंटरनल एम्प्लॉयज ही यूज कर सकते हैं, या फिर उनके इंटरनल कम्युनिकेशन या फिर डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, उसको आप आउटसाइड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं कर सकते। तो उस तरीके के जो भी एपीआई होते हैं जो सिर्फ किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी प्राइवेट फॉर्म को बिलोंग करते, उसको हम इस कैटेगरी में रख देते हैं, उसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं पार्टनर की, ठीक है, तो इसका एक अच्छा एग्जांपल क्या है कि अगर आप सबने Amazon प्राइम वीडियोस यूज किया रहेगा या फिर देखे रहेंगे, तो वहां पे हमें नीचे IMDb रेटिंग शो होते हैं। उस IMDb रेटिंग्स में क्या होता है कि वो जो डेटा है वो हमें कहाँ से आता है, वो IMDb के पास से आता है। तो अभी इसके लिए Amazon प्राइम वालों ने क्या किया रहेगा, Amazon प्राइम APV लिख देता हूं मैं, Amazon प्राइम वीडियो वालों ने, इन्होंने IMDb के उस एपीआई को एक्सेस किया रहेगा, या फिर उसके लिए उन्होंने कुछ अमाउंट पे किया रहेगा, आई डोंट नो, इंटरनल कुछ उनका पार्टनरशिप हुआ रहेगा। पर वो जो रेटिंग है उस पर्टिकुलर मूवीज के या फिर सीरीज की जो भी आईएमडीबी रेटिंग है, वो उनके ऐप पे दिखाने के लिए वो उनके एपीआई को यूज कर रहे हैं वहां पे। तो ये क्या हो गया, ये दो ऑर्गेनाइजेशन या फिर दो पार्टनर्स का ये बॉन्ड हो गया, ये उनका एक बिजनेस हो गया। तो इस तरीके के जो बिजनेस होते हैं या इस तरीके की जो एपीआई होती है, जो दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या दो अलग अलग आउट टीम जो कि सेम ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग नहीं करती, अगर वो लोग मिलकर यूज कर रहे हैं, तो उसको एक पार्टनर एपीआई की तरह देखा जाता है। वो सारे एपीआई जो है इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अभी अगर हम बात करें सेम आईएमडीबी की, तो इनकी ऑफकोर्स इंटरनल भी बहुत सारी एपीआई होंगी जो वो बाहर के लोगों को एक्सेस नहीं करवाना चाहते होंगे, या फिर वो सिर्फ उनके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही यूज होता होगा इंटरनली। उसके पास भी एक कुछ ना कुछ प्राइवेट एपीआई होंगे, राइट। तो उनके पास हो गया एक पार्टनर एपीआई जो Amazon प्राइम यूज कर रहा है, एक प्राइवेट एपीआई जो वो अलग अलग टीम मेंबर्स के साथ यूज कर रहे हैं, बट इंटरनली ही यूज कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं कर रहे हैं। उनका देन हमारे पास आता है एपीआई जो कि पब्लिक है, जैसे कि बहुत सारे वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा हो गए, स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है इसका जो डेटा हो गया, या फिर अगर आप सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हमारे क्रिकेट मैचेस होते हैं उनके जो प्लेयर्स के इंफॉर्मेशन होते हैं, वो सारे जो इंफॉर्मेशन हम जो फेच करते हैं, ये सारे जो एपीआई होते हैं ये कहीं ना कहीं पब्लिक होते हैं। इसको आप और मैं सब यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई ऐप बना सकते हैं, कोई वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस तरीके की जो एपीआई होती है उसको हम पब्लिक एपीआई बोलते हैं। तो ये तीन तरीके के ही मोटे मोटे तौर पे जो है एपीआई यूज होते हैं पूरे इंडस्ट्री में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। हमने अभी फिलहाल टाइप्स ऑफ एपीआई जो है ये कवर कर दिया है। ठीक है, तो अगर अब हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ एपीआई की, तो बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ एपीआई क्या है? तो एक्चुअली ये रेस्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रेस्ट एपीआई है। तो जब हमारा कोई एपीआई, जब हम किसी नॉर्मल एपीआई को रेस्ट के आर्किटेक्चर में रेस्ट के आर्किटेक्चर में
इम्प्लीमेंट करते हैं या रेस्ट के आर्किटेक्चर के तरीके से बनाते हैं, तो वो एपीआई जो है वो एक रेस्ट एपीआई कहलाती है, रेस्ट एपीआई कहलाती है। अब ये क्या तरीके हैं, ऐसी क्या कंटेंट है या क्या चीजें हैं जिसको जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो एक रेस्ट एपीआई कहलाते हैं। तो ये इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं मेजरली। पहला होता है इंड पॉइंट्स, दूसरा होता है हेडर्स, तीसरा होता है डेटा, और चौथा होता है मेथड्स। अगेन, ये सारे जो आर्किटेक्चर के जो ये आपको कंपोनेंट देख रहे हैं, इसको जब हम फॉलो करते हैं तो जो नॉर्मल एपीआई है वो एक रेस्ट एपीआई कहलाती है। तो अभी हम बात करते हैं अगर इंड पॉइंट की, ये हमारा पहला जो पॉइंट है। और अगर चलते हैं थोड़ा सा नीचे, ये देखिए, तो हमारा जो एक नॉर्मल एपीआई है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट। लेट्स सपोज कि मेरा एक ऐप है और जब हम मूवीज पे सेलेक्ट करते हैं तो हमें लिस्ट ऑफ मूवीज दिखते हैं। अगर हमें कोई स्पेसिफिक मूवी चाहिए तो हम उस मूवी की आईडी को यहाँ पे डालते हैं। सेम अगर हमें लॉगिन करना है तो हम लॉगिन वाले एपीआई पे जाते हैं, और अगर कुछ डिलीट करना है तो हम उस मूवी की जो भी आईडी है वो दे करके डिलीट का एक हो सकता है कि हमारे पास एपीआई हो। तो ये जो एंड पॉइंट्स है, ये जो एंड पॉइंट्स है, इसको यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, जैसे मूवी हो गया, ये मूवी 111 हो गया, 101 हो गया, ये लॉगिन अकाउंट हो गया, ये मूवी डिलीट, फिर मूवी की आईडी हो गई, इसको जो हम बोलते हैं ये एंड पॉइंट्स हो गए, एंड पॉइंट्स। ठीक है। आगे जाकर के मैं इस वर्ड का बहुत यूज करने वाला हूं, तो आपको एक माइंड में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि एंड पॉइंट मतलब क्या होता है। ठीक है। इस तरीके के जो वेबसाइट, इस तरीके के जो एपीआई होते हैं, लिंक होते हैं, इसको ही हम एंड पॉइंट बोलते हैं। ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आया। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारा, ये है हेडर। हेडर में क्या होता है, तो जब भी हम कोई डेटा भेजते हैं क्लाइंट से सर्वर पे, सॉरी सर्वर से क्लाइंट पे, तो जब हम कोई डेटा भेजते हैं, ये हमारा क्लाइंट हो गया, ये हमारा सर्वर हो गया। तो इस डेटा के साथ क्या होता है कि हम कोई डेटा तो भेजते हैं, इसके साथ और भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं। जैसे कि हम भेजते हैं, अगर हमें डेटा सक्सेसफुल फेच कर लिया है तो 200 ओके, राइट। अगर हम क्लाइंट ने कोई पेज की डिमांड की है, लेट्स सपोज कि उसने एक्स वाई जेड मूवी के बारे में वो जानना चाहता है और वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, राइट। एक्स वाई जेड हमारे पास अभी अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे भाई कि 404 पेज नॉट फाउंड और मूवी नॉट फाउंड। ठीक है। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है ये हम भेजते हैं अलोंग विथ द डेटा। डेटा के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर उसके साथ हम ये भी चीजें जो है वो भेजते हैं ताकि वो स्टेटस कोड या फिर जो भी मैसेज है सर्वर से आया हुआ उसको वो एनालाइज करे और चीजों को समझे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम भेजते हैं इसको हम भेजते हैं हेडर के थ्रू। तो यहाँ पे हेडर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं डेटा के ऊपर। तो डेटा की आपको जैसे जैसे कि आपको पता ही है कि जो भी हम डेटा क्लाइंट से सर्वर पे या सर्वर से क्लाइंट पे भेजते हैं, जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं उसको बेसिकली हम डेटा बोलते हैं। तो ये काफी सेल्फ अंडरस्टूड है। अब अगर हम बात करें मेथड्स की, तो क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिए, क्योंकि ये आगे जाकर के काफी यूज होने वाला है। हालांकि यूज तो सब होने वाले हैं, पर इस पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे, इसके अराउंड ही चीजें रहेंगी। तो मेथड्स में क्या होता है कि चार तरीके के मेथड होते हैं। जैसे अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ तो ये एक क्रड ऑपरेशन होता है जो हम परफॉर्म करते हैं ज्यादातर, CRUD। क्रड में सी जो होता है इसका मतलब होता है क्रिएट, आर जो होता है इसका मतलब होता है रीड, यू जो है इसका मतलब होता है अपडेट, और डी का मतलब होता है डिलीट। ठीक है। ये आप चाहिए तो कहीं पे लिख लीजिए, या फिर आप बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जस्ट गूगल भी कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो क्या होता है कि अभी ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए, रीड, अपडेट और डिलीट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे क्रिएट के लिए क्या मेथड होता है, क्रिएट के लिए होता है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड होता है जब हम सर्वर क्लाइंट से सर्वर पे कोई डेटा क्रिएट करने के लिए भेजते हैं तो उसके साथ हम ये भी भेजते हैं मेथड कि किस टाइप का मेथड है। ये पोस्ट मेथड है, मतलब हम डेटा को क्रिएट करने वाले हैं। अगर हमें कोई डेटा रीड करना है सर्वर से तो हम क्या करते हैं, हम गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं। यहाँ पे आर में हम गेट रिक्वेस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, गेट रिक्वेस्ट देख करके सर्वर समझता है कि अरे इसको डेटा चाहिए, चाहिए मतलब इसको डेटा भेज दो। तो डेटा यहाँ पे रीड के लिए यूज होता है। सेम अपडेट के लिए क्या होता है, यहाँ पे पुट या फिर पैच का इस्तेमाल होता है। ठीक है। ये हम आगे जाकर के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। बट बेसिकली पुट में क्या होता है कि हम पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन लेते हैं, और जब हम कोई सपोज हमारे पास मेरा नाम है, एड्रेस है, रोल नंबर है, तो मैं सिर्फ एड्रेस को अपडेट करता हूँ, लेकिन हम जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा का पूरा डेटाबेस में भेजते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है वापस से एड्रेस, न्यू एड्रेस के साथ। लेकिन जब हम पैच मेथड यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ही हम भेजते हैं और वही पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में अपडेट होती है।
तो ये फर्क है पुट एंड पैच में, जो काफी ज्यादा इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो आप इसको क्लियर करके रखिए कॉन्सेप्ट में। पुट में क्या होता है कि हम सारे इन्फॉर्मेशन को वापस भेजते हैं, और जो न्यू इन्फॉर्मेशन हमने दिया है उसके साथ जो पूरा डेटा है वो वापस से इंसर्ट होता है उसी आईडी के ऊपर। लेकिन पैच में क्या होता है कि सिर्फ जो हमें डेटा अपडेट करना है उतना ही डेटा हम भेजते हैं। पैच क्या होता है कि कहीं पे एक दीवार में कहीं पे अगर कुछ छोटा सा दाग आ गया है या क्रैक आ गया है, तो हम उस पर्टिकुलर जगह पे कुछ सीमेंट लगा देते हैं या फिर पैच को लगा देते हैं, कवर कर देते हैं, इसीलिए उसको पैच नाम दिया गया है। आई होप कि आपको इससे समझ में आ रहा है चीजें। अगर हम सेम लास्ट बात करें डी की, डिलीट में क्या होता है, इसका सिंपल सेम मेथड है जो इसका नाम है डिलीट। तो इसमें क्या होता है, जो भी रिकॉर्ड है डेटाबेस में उसको हम डिलीट करते हैं। अब डिलीट जो है ये उस रिकॉर्ड आईडी के बेसिस पे भी हो सकता है, ये किसी और सिनारियो के बेसिस पे भी हो सकता है, पर डिलीट का जो पूरा ऑपरेशन है इसके लिए जो मेथड यूज होता है इसको हम डिलीट ही बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये चार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है कि एक एपीआई में जब हम रेस्ट के आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं तो ये चार जो कंपोनेंट्स है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जब इन सारी चीजों को यूज करके हम कोई एपीआई बनाते हैं तो उसको हम एक रेस्टफुल या रेस्ट एपीआई बोलते हैं। ओके, आई होप कि यहाँ तक चीजें क्लियर है और आपको समझ में आ रहा है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। आगे जाकर के मैं इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको एक एक चीजें बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं अपने रेस्ट वर्सेस सोप के डिफरेंस के बारे में, क्योंकि दो तरीके के वाइडली एक्सेप्टेड आर्किटेक्चर होते हैं एपीआई के, एक होता है रेस्ट, दूसरा होता है सोप। तो हम रेस्ट ही क्यों यूज कर रहे हैं, सोप यूज क्यों नहीं कर रहे, ये एक पहला क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आना चाहिए जब मैं बोलूँ कि दो तरीके के आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेस्ट का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, और सोप की अगर बात करें तो ये होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। रेस्ट में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ एपीआई में, इसमें जो मेथड्स होते हैं वो एचटीटीपी मेथड्स होते हैं, जैसे कि गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट। और वहीं अगर हम बात करें सोप की तो ये एक्सएमएल के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज होता है वो एक्सएमएल का प्रिंसिपल यूज होता है। अगेन अगर हम बात करें डेटा फॉर्मेट की, तो जो रेस्ट में जो डेटा पास होता है या जो डेटा रिसीव होता है जो ग्लोबली हर एप्लीकेशन में यूज होता है, वो अलग अलग फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि जेसन, एक्सएमएल, एचटीएमएल। और वहीं अगर हम बात करें सोप की तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सएमएल डेटा टाइप ही हम पास कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसका एक सैंपल दिखाऊं कि जेसन डेटा कैसा दिखता है, तो ये देखिए, ये एक जेसन डेटा का सैंपल फॉर्मेट है जो एक पाइथन में डिक्शनरी की तरह दिखता है। ओके, बिल्कुल सिमिलर नहीं होता है डिक्शनरी की तरह, बट इसका जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल डिक्शनरी की तरह ही होता है। ओके, वहीं अगर हम बात करें एक्सएमएल की तो ये देखिए, सेम सेम जो डेटा है ये जेसन में है और ये सेम डेटा जो है ये एक्सएमएल में है। आप इसका लेंथ देख पा रहे हैं कि इसका लेंथ कितना बड़ा है, और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हमारा डेटा एक कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस से आ रहा है, या फिर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स है, तो ये डेटा काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए ये एक जो हमारा सोप के जो कॉल्स है, सोप की जो एपीआई है उसको स्लो भी बना देता है। दिस इज स्लोअर देन रेस्ट एपीआई, और रेस्ट एपीआई जो है ये कंपेरेटिवली फास्ट है सोप के कंपैरिजन। जेसन और मल्टीपल डेटा फॉर्मेट की वजह से ही रेस्ट जो है ये काफी लाइट वेट और फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए ये काफी वाइडली यूज होता है अलग अलग वेब एप्लीकेशंस में, अलग अलग एप्स में, और जो भी डेटा हम सर्वर से पास करते हैं उसके लिए। अगेन क्योंकि इसका जो डेटा फॉर्मेट है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और यूजर फ्रेंडली है, इसलिए दिस इज इजी टू यूज कंपेयर टू सोप में। ठीक है, दिस इज लिटिल डिफिकल्ट। अब हम अगर बात करें स्टेटफुलनेस की, तो स्टेटलेस का मतलब ये होता है कि जब हम क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, तो हमें उसका एक रिस्पॉन्स आता है और उसके बाद वो स्टेट जो है वो चला जाता है, वो स्टेट मेंटेन नहीं रहता। पर अगर हम बात करें सोप की तो इसमें दोनों स्टेट पॉसिबल होते हैं, स्टेट लेस भी होता है ये और स्टेट फुल भी होता है। स्टेट फुल में क्या होता है कि जब हम कोई क्लाइंट से किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जो स्टेट है उसकी वो हम मेंटेन कर सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है सोप में। पर अगेन अलग अलग मैकेनिज्म के तरह के थ्रू हम इस फंक्शनैलिटी को भी अचीव कर सकते हैं हम इसमें, बट बाय डिफॉल्ट जो रेस्ट का जो नेचर होता है ये स्टेटलेस ही होता है। ओके, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई कि क्यों हम रेस्ट को यूज करते हैं और सोप को नहीं यूज करते। सोप अभी भी यूज होता है बट बहुत कम या लिमिटेड जगहों पे यूज होता है। रेस्ट जो है ये काफी वाइडली एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है और एक्सेप्टेबल आर्किटेक्चर है एपीआई को इम्प्लीमेंट करने का।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है व्हाट इज डीआरएफ। जैसे कि आपको पता है डीआरएफ जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का एक शॉर्ट फॉर्म है। अभी तक हमने जो भी ऊपर की चीजें पढ़ी है ये काफी जेनेरिक जेनेरिक कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा डीआरएफ के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि हमारा जो थर्ड सेशन है वो पूरी तरह से प्योरली डीआरएफ पे ही बेस्ड होगा, वहां से हम डीआरएफ स्टार्ट करेंगे। पर डीआरएफ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक जैंगो की जो टीम है उसके अलावा एक और टीम थी जिन्होंने जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को बनाया। वो सिर्फ एपीआई से डील करने के लिए, एपीआई से रिलेटेड जो भी आपका ऑपरेशन है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे आप सिर्फ एपीआई को बिल्ड कर रहे हो तो आप जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को यूज करते हो और उसको यूज करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये हम सारी चीजें आगे जाके प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि कैसे यूज होता है। इसके अलावा कि एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आना चाहिए कि भाई जब जैंगो है तो फिर हम जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क मतलब जो थर्ड पार्टी एक पार्टी जो पैकेज है इसको क्यों यूज करें। जैंगो में ही क्या हम एपीआई बिल्ड नहीं कर सकते? तो इसको हम मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। इससे पहले मैं ये सारी चीजें जो है डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। नीचे की चीजें भी रहने देते हैं। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि हमें डीआरएफ क्यों चाहिए जब हमारे पास जैंगो है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैंगो का जो प्राइमरी फोकस है वो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए पे किया गया है। आप HTML पेजेस को या फिर जो भी HTTP रिस्पॉन्सेज जो है उसको आप सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे भेज सकते हो, HTML पेजेस को रेंडर कर सकते हो। लेकिन जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो है ये सिर्फ एपीआई के ऊपर ही बनाया गया है। और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको एपीआई को ध्यान में रख के बनाया गया है, इसका मतलब कि इसमें कुछ फीचर्स है, ऐसे फीचर्स जो जैंगो के साथ हमें नहीं मिलते। पहला एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है सीरियलाइजेशन का। सीरियलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्वर से अलग अलग क्लाइंट या अलग अलग ऐप में एप्लीकेशन के साथ बात करने के लिए हमें जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजना पड़ता है। लेकिन जब हम पाइथन पे बैकएंड में काम करते हैं या जैंगो पे काम करते हैं तो हम पाइथन डिक्शनरी पे काम करते हैं, राइट। हम कोई जेसन करके कोई पाइथन के अंदर कोई डेटा टाइप नहीं होता जिसमें हम यूज करते हैं। हमें अगर उस सर्वर के बाहर कोई डेटा को भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन फॉर्मेट में, एक ऐसे फॉर्मेट में जो सारे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन समझ पाए। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए जब आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा बेस है या फिर अलग अलग टेबल्स है, रिलेशनल डेटाबेसेस है, टेबल्स है, उस समय बहुत प्रॉब्लम हो जाता है अगर हम प्योर जैंगो यूज कर रहे हैं और जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस जो कन्वर्जन के लिए मतलब जो क्लाइंट से सर्वर पे डेटा आ रहा है और सर्वर से जो क्लाइंट पे डेटा जा रहा है, ये जो टू वे कम्युनिकेशन होता है, इसको करने के लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। इस प्रोसेस को सीरियलाइजेशन बोलते हैं। ये सीरियलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है ये काफी इजीली जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में हमें मिल जाता है। ये मैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि अगर हम जब सिर्फ जैंगो यूज कर रहे हैं तो कितने कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है चीजें, कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है चीजों को मेंटेन करना। पहले हम जैंगो में करेंगे और फिर हम जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में भी करेंगे कि कितनी इजी हो जाती है जब हम डीआरएफ यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक एक रीजन। ठीक है, सीरियलाइजेशन। दूसरा हमारा रीजन है कि जो एपीआई बन के रेडी होती है डीआरएफ के द्वारा या फिर जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में जो हम एपीआई बनाते हैं उसको हम एक ब्राउजर पे बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जैसे क्रोम पे जो हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उसी तरीके से हम उस एपीआई को ब्राउजर पे एक्सेस कर सकते हैं, उस पे गेट पुट पोस्ट रिक्वेस्ट को कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम कोई प्योर एपीआई को बनाते हैं किसी और फ्रेमवर्क पे या फिर प्योर जैंगो पे या फिर सिर्फ एपीआई सिर्फ पाइथन को यूज करके, तो उसके लिए हमें थर्ड पार्टी किसी तो एप्लीकेशन के यूज करना पड़ता है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि पोस्टमैन हो गया या फिर बाकी और भी काफी सारे एप्लीकेशन है जो हमें एपीआई के साथ काम करने में हेल्प करती है। पर हम डीआरएफ का यूज करके खुद का ब्राउजेबल एपीआई को यूज कर सकते हैं और इसको ब्राउजर पे चला सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड रीजन है कि हमें एक बिल्ट इन बढ़िया ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म मिल जाता है डीआरएफ। हम खुद का जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है OAuth हो गया, JWT हो गया, ये काफी इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट के साथ। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली करेंगे आगे जा करके। यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके अलावा जो हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को भेजते हैं क्लाइंट से सर्वर या सर्वर से क्लाइंट पे, इस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की जो भी प्रोसेस है इसको काफी इजी कर देता है जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। तो ये भी एक मेजर रीजन है जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को यूज करने का। अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट, तो जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में आपको आगे जाके देखने मिलेगा कि एक व्यू सेट्स और राउटर करके एक कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम पूरा का पूरा एप्लीकेशन, बैकएंड एप्लीकेशन सर्वर सिर्फ 4-5 लाइन के कोड में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब हम पूरा क्रड ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये सब कुछ सिर्फ
कुछ लाइंस ऑफ कोड में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी, इतने इस हद तक जा करके Django REST फ्रेमवर्क हमें एपीआई बनाने में हेल्प करता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया और आपको ये भी थोड़ा क्लियर हुआ कि हमें Django की जगह पे Django REST फ्रेमवर्क क्यों यूज करना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली अभी चीजें बहुत समझ में नहीं आ रही तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करेंगे आपको सारा रीजन, आपको प्रूफ के साथ और एरर या फिर सारी कॉम्प्लेक्सिटी, ये कितनी परेशानियां आ रही है, सबके साथ समझ में आने वाली है, जो आप कभी नहीं भूलो। ठीक है, आपको हमेशा याद रहेंगे और इंटरव्यू की चीजें भी हम आगे जाकर के बहुत डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज के हमारे लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है PENV। ये शॉर्ट फॉर्म है वर्चुअल इन्वायरमेंट का। पाइथन में वर्चुअल इन्वायरमेंट करके एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास हमारे जो लोकल सिस्टम पे उस पे हमने एक पाइथन इंस्टॉल करके रखा है और हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब क्या है कि हो सकता है कि हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके लिए हमें Django का कोई एक पर्टिकुलर वर्जन जो है वो इंस्टॉल करना पड़े। सपोज हम Django का वर्जन 1 इंस्टॉल कर रहे हैं और ये हो रहा है हमारा पूरा प्रोजेक्ट 1 के लिए। अब हम प्रोजेक्ट 2 की बात करते हैं। अगर कल को हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट हमें बनाना है और इसमें Django 2, इसमें जो है Django 2 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, Django 2 की रिक्वायरमेंट है वर्जन। या फिर यहाँ पे सपोज कीजिए पांडाज है, पांडाज यहाँ पे 2 यूज हो रहा है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ मैं, 2.2 यूज हो रहा है। तो ये चीजों को कैसे मेंटेन करेंगे? इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जो को इस प्रोजेक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है लाइब्रेरीज की, उसको आइसोलेट कर देता है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को हम एक आइसोलेशन इन्वायरमेंट में क्रिएट कर सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं, ताकि आगे जा करके ये अलग अलग वर्जन का, अलग अलग पैकेजेस का जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ना देखने को मिले हम। ठीक है, तो ये बेसिकली ओवरऑल फंडा होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट का। आई होप कि आपको ये सब चीजें थोड़ी सी पहले से पता होगी। अगर मेरा थोड़ा ये अंडरस्टैंडिंग है कि शायद आपने Django एटलीस्ट पढ़ा रहेगा, तभी आप Django REST फ्रेमवर्क में आ रहे हो, तो वहां पे सारी चीजें कवर हुई होंगी। अदरवाइज अगर नहीं भी हुई है तो वैसे भी हम सारी चीजें जैसे कि आप देख पा रहे हो हम बहुत ही बेसिक से कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस ये था आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम इससे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और चीजों को और जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहाँ अगले सेशन से हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है एक एक चीजों का चालू होगा।